हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो आज हम DECE 2 का जो एक पेपर सॉल्व करेंगे पास्ट ईयर का, जो दिसंबर 2019 का है। तो इसमें भी आपके काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना वो कवर हो जाएंगे। तो इसमें सेम पेपर पैटर्न वही है, 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। सारे के जो मार्क्स हैं वो समान रहेंगे। 20 नंबर का एक पेपर जो प्रश्न है वो रहेगा। पहला प्रश्न हमें पहले का क्या है, उदाहरण देते हुए भोजन के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट रहेगा दूसरा, जो पोषण है ना, पोषण सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक व वित्तीय कारकों से किस प्रकार प्रभावित होता है, इसका वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 2 में आएगा कि खाद्य वर्ग क्या है और आहार की योजना बनाते समय कैसे सहायक होते हैं, ये बताना है। इसका दूसरे का ख है, स्तनपान कराने के 5 लाभों का सूचीबद्ध कीजिए। नेक्स्ट इसका अगला है कि एक 10 माह के शिशु के लिए मल्टीमिक्स यानी कि बहुमिश्रण का उदाहरण दीजिए। बहुमिश्रण के बारे में बताइए और इससे मिलने वाले जो आप बनाएंगे उससे जो प्रत्येक जो पोषक तत्व मिलेंगे ना, उनके बारे में जानकारी देना है। अभी नेक्स्ट इसके बाद अगला है, तीसरे का क्या है, गर्भावस्था में आहार संबंधी ध्यान रखने योग्य पांच तो ध्यान रखने योग्य जो बातें ना, क्या 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 ध्यान रखना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो बातें बतानी है हमें, वो लिखने हैं 5 5। नेक्स्ट तीसरे का था, ऐसी 3 विसंगतियों का वर्णन कीजिए जो कि गर्भावस्था के दौरान महिला को हो सकती है, और इन प्रत्येक स्थिति से निपटने के लिए माँ को जो सलाह देंगे ना गर्भवती स्त्री को, उसका भी वर्णन इसके अंदर थोड़ा सा हमें लिखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 4 रहेगा कि कुछ ना जो पोषण से कुछ बीमारियां हैं, पोषणहीनता से ग्रसित या फिर किसी भी विटामिन की कमी से होने वाली जो बीमारियां ना, नीचे उनका नाम दिया गया है। तो हमें ये बताना है कि किस पोषक तत्व की कमी से होते हैं ये बीमारियां, और इसके ख में हमें इनके जो नैदानिक लक्षण होते हैं ना, इन बीमारियों के लक्षण, उनके बारे में बताना है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न संख्या 5 है, वृद्धि चार्ट का प्रयोग करने में निहित सिद्धांत यानी कि क्या क्या चीजें याद रखनी है, और ये स्पष्ट करना है कि बच्चे के पोषण स्तर का निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इनकी वृद्धि चार्ट के बारे में हमें बताना है। तो इसमें मैं वृद्धि चार्ट के बारे में थोड़ा सा समझा दूंगी, लेकिन वृद्धि चार्ट बनाया किस तरह से जाता है तो उसका लिंक में ना मैंने एक प्रश्न डाला हुआ है, एक वीडियो वृद्धि चार्ट के ऊपर। तो उसमें डिटेल में बताया है मैंने वृद्धि चार्ट की किस तरह बनाना है, क्या क्या उसके अंदर करना है ना, तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको वृद्धि चार्ट के प्रश्न के लिए। नेक्स्ट है 5वें कक है, ICDS कार्यक्रम के पोषण से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। छठा रहेगा हमारा, बच्चे की गंभीर बीमारी के 5 लक्षणों के नाम बताने हैं, 5 लक्षण बताने हैं, और हमें हैजा और टीबी उसके कारण और लक्षण बताने हैं। नेक्स्ट छठे का गै रहेगा, गायिका की 10 से पीड़ित बच्चे को आप तत्काल क्या देखभाल व उपचार प्रदान करेंगे। अब 10 का मतलब यहाँ पे जो गंभीर अतिसार हो गया ना, अतिसार से पीड़ित बच्चे का, बच्चे की जो देखभाल करनी है ना, वो ही इसके अंदर आएगा, आंसर में आएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न है 7वें का क्या है कि जो बच्चे को अगर देखिए निम्न बीमारियां हैं तो उनसे आप कैसे निपटेंगे, या प्राथमिक चिकित्सा क्या देंगे उस टाइम घर पे बच्चे को। जैसे एक बच्चे का हाथ जल जाए, बच्चे के हाथ की जो बाह की हड्डी है ना वो टूट जाए, तो आप क्या घर पे फर्स्ट एड देंगे, वो बताना है। लास्ट हमारा प्रश्न 7वें का था, 4 वर्ष के बच्चे के लिए दोपहर के आहार की व्यंजन सूची बनानी है। इन दोपहर में बच्चे को क्या देंगे, और जो व्यंजन देंगे ना बच्चों को, तो वो बताना है कि उनमें क्या क्या सामग्री यूज हुई और सामग्री से क्या क्या पोषक तत्व तो हम बच्चे को दे सकते हैं, हमें वो बताने हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हमारा, भोजन के प्रमुख कार्य के बारे में बताना हमें। तो भोजन क्या है सबसे पहले ये बताएंगे। भोजन मानव जीवन की मूलभूत जरूरत है, यानी कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भोजन ना सिर्फ हमें ना जीवित रखने के लिए, बल्कि जो हमें स्वस्थ रखने के लिए, और हमारी जो शारीरिक क्रियाएं है ना, शारीरिक क्रियाएं करते हैं और विभिन्न कार्य करते हैं उसके अंतर्गत, तो उनकी शक्ति प्रदान करता है, वो भोजन ही होता है। हमारे भोजन में अनेक अदृश्य रासायनिक तत्व होते हैं जो कि मनुष्य को ना, हम लोगों को जो हेल्प या स्वस्थ बनाने के लिए हेल्प करते हैं, हमारी हेल्दी या स्वस्थ बनाने के लिए। जैसे कि ये पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, रेशे, पानी, ये सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं। साथ ही भोजन में क्या पोषक के साथ कुछ अपोषक तत्व भी होते हैं, जो कि प्राकृतिक रंग हो गया, गंध देने वाले पदार्थ हो गए, ऐसे पदार्थ। अब हमारे जो भोजन के जो कार्य होते हैं वो 3 कार्य हैं प्रमुख रूप से। पहला शरीर क्रियात्मक कार्य, दूसरा सामाजिक या सांस्कृतिक कार्य, और तीसरा मनोवैज्ञानिक कार्य। तो इनको डिटेल में देखते हैं। शरीर क्रियात्मक कार्य क्या है,
शरीर क्रियात्मक कार्य का मतलब है जो शरीर की क्रियाएं होती है ना उनको करने के लिए जो कार्य जो भोजन करता है वो वाले कार्य होते हैं शरीर क्रियात्मक कार्य। अब इसमें आएगा कि हमारा जो शरीर होता है वो अनेक जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना उनसे मिलके बनता है, और जो ये शरीर के क्रियात्मक कार्य हैं ये आंतरिक व बाह्य अंग दोनों में लगातार होते रहते हैं। ये प्रमुख कार्य जो होते हैं निम्नलिखित है। पहला कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, जैसे कि कोई गाड़ी चल रही है, हमने सोचो बाइक ही लिया, वो चल रही है तो उसको स्टार्ट करते हैं, इंजन चलता है, उसके लिए हमें पेट्रोल की जरूरत होती है। उसी तरह क्या हमारा शरीर है वो कोई भी क्रिया कर रहा है, हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उसे स्टार्ट करने के लिए हमें ताकत चाहिए, कोई भी काम करने के लिए, तो उसके लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। भोजन ही जो होता है ना हमारा ईंधन का काम करता है, और भोजन से जो ऊर्जा मिलती है उसी से हम काम करते हैं, और उससे जो शरीर में ना कुछ ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं चलती रहती हैं जो कि भोजन से ही ऊर्जा प्रदान करके चलती है। अब जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो जैसे कि हम अपनी मर्जी से, जैसे हम खड़े हो गए, हमें भागना शुरू किया, हमने चलना दौड़ना कोई चीज उठाना, तो ये हम हमारा अपनी मर्जी से करते हैं ये ऐच्छिक क्रियाएं, तो उसके लिए भी भोजन से ताकत की जरूरत होती है हमें, जो भोजन हमें ऊर्जा देता है, तो उससे हम ऐच्छिक क्रियाएं कर सकते हैं। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं लेकिन वो होती रहेंगी हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि हमारी जो हार्ट बीट होती है ना, वो हार्ट पंप कर रहा होता है, सांस लेते हैं हम, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त परिवहन यानी कि जो ब्लड बह रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें क्या अनैच्छिक क्रियाएं, यानी कि हमें नहीं पता, हम करना नहीं चाह रहे लेकिन होती रहेंगी लगातार हमारे शरीर को सुचारू रूप से बनाने के लिए। इसलिए जो भोजन होता है हर समय भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा अपना कार्य कर रही होती है, तो ये शरीर निर्माण कार्य हो गया। ये पहला ऊर्जा प्रदान कर दी, फिर उसने शरीर का निर्माण करने में सहायक होता है जो भोजन होता है। जन्म के से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में जो शरीर का निर्माण होता है ना लगातार चलता रहता है, और भोजन के जो शरीर निर्माण कार्य में वो क्या क्या करता है कि जब हम जन्म लेता है बच्चा, तब से लेके बच्चा वयस्क होता है, फिर और बड़ा होता है, जब से लेके शरीर की वृद्धि होती रहती है, नए में शरीर के अंदर नए नए तंतुओं का निर्माण होता है, शरीर के अंदर टूटे फूटे जो तंतु होते हैं ना उनकी मरम्मत का कार्य अंदर ही अंदर चल रहा होता है, तो उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है जो भोजन से मिलती है। वयस्क अवस्था में जो शारीरिक संरचना होती है उसे बनाए रखने के लिए भी भोजन की जरूरत होती है। खनिज पदार्थों में फास्फोरस दांत व अस्थियों के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। लोहा जो होता है आयरन, वो हमारे शरीर में ब्लड निर्माण करता है। आयोडीन द्वारा थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है, और जो थायराइड ग्रंथि होता है ना वो हमारे मानसिक शारीरिक विकास में हेल्प करती है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हमें भोजन से मिलती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी होती हैं। नेक्स्ट शरीर निर्माण, जो शरीर निर्माण का कार्य होता है ना उसमें जो शरीर क्रियात्मक कार्य है उसमें एक काम है सुरक्षा करना। अब जो भोजन होता है उसमें क्या रहता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, कई चीजें उनमें ऐसी होती है कि जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, जैसे कि विटामिन डी हो गया। अब विटामिन डी क्या हमें रिकेट्स रोग से बचाता है, विटामिन सी हम लेंगे तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। विटामिन ए हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट भोजन क्या करता है, नियंत्रण करता है हमारे शरीर की क्रियाओं पे। भोजन द्वारा हमारा शरीर अपनी क्रियाओं पर नियंत्रित करना व शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होता है। जैसे कि खनिज पदार्थ हमारे शरीर में जाएंगे तो शरीर में अम्ल व क्षार का निर्माण होता है ना, उसमें संतुलन होता है। शरीर में रक्त परिवहन, हृदय का धड़कना, रक्त का थक्का जमना, ये क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। विटामिन उपापचन की क्रियाओं में सहायक होते हैं। जो विटामिन होते हैं ना, जो पाचन तंत्र होता है उसको उसके अंदर कार्य करने में सहायता करते हैं। शरीर में जल जाएगा, वो शरीर को हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन करता रहता है, शरीर में जो जल जाता है। और साथ में जल क्या करता है, भोज्य पदार्थ जो हम जैसे कुछ खाना खाते हैं तो उसमें जल मिक्स होके और उन पदार्थों को पचाता है, पाचन और अवशोषण में सहायता करता है। और के द्वारा, पानी के द्वारा ना हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है। और जो रेसा होता है वो जब शरीर में जाता है तो उससे मल निर्माण व उसके निष्कासन में सहायता मिलती है। तो ये कई कार्य हो गए भोजन के, शरीर निर्माण के कार्य हो गए। नेक्स्ट है भोजन का कार्य सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य। इसमें पहला है सामाजिक कार्य। भोजन जो होता है वो परिवार और समाज का एक ना मुख्य हिस्सा होता है। बहुत सारे जो सामाजिक अवसर होते हैं, जैसे जाते हैं ना कि किसी की शादी है, किसी के पार्टी है ना, किसी के बच्चा हुआ है तो कुआ पूजन वगैरह करते हैं तो पार्टी होगी, किसी का जन्मदिन होता है तो वो लोग बुला लेते हैं किसी को, कोई परीक्षा में पास होता है तो मिठाइयाँ बांटते हैं, कोई भी छोटा मोटा अवसर होता है तो एक दूसरे को कुछ हम खाना पीना बांटते हैं, बुलाते हैं। तो ऐसे ये सामाजिक कार्य हो गए भोजन के, जहाँ पे सभी वर्ग, जाति, धर्म, प्रांत के लोग क्या एक साथ एकत्रित होते हैं। सभी को अपने साथ ना, सब लोगों के साथ खाना पसंद होता है अपने लोगों के साथ। जैसे कि जन्मदिन पे कोई केक बांटता है, परीक्षा में सफलता पे मिठाई बांटता है। तो ये सारे के सारे सामाजिक कार्य हो गए। सांस्कृतिक कार्य में हम लिख देंगे कि जो अलग अलग जो संस्कृतियां होती है, धर्म प्रांत होते हैं, सबका खाना अलग अलग होता है। जैसे हमारे इंडिया में हम देखेंगे कि साउथ में क्या है, डोसा सांभर है ना, ये ज्यादा खाया जाता है, इडली वगैरह, नारियल की चटनी। और वहीं पे हमारे साइड उत्तर भारत में क्या है, छोले भटूरे, दाल चावल रोटी है ना, ये ज्यादा खाई जाती है।
अभी सांस्कृतिक कार्य में क्या क्या हो गया कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे अलग अलग त्योहार होते हैं, जैसे अभी हमारी होली हुई त्योहार में, तो हम लोग उस पे गुजिया बनाएंगे। हम क्रिसमस पे हम अपने लिए केक बनाते हैं। जब हमारे यहाँ पोंगल होता है तो मीठे चावल बनते हैं। ईद पर मीट बनाया जाता है। तो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग भोजन है। तो ये इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक कार्य है भोजन के। शरीर के अलावा भोजन भावात्मक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। जैसे कि अब एक क्या जैसे कि खाना खा के पेट इतना ना भरे, जैसे उससे ज्यादा कि क्या किसी की भावनाओं से पेट भर जाता है। जैसे कि माँ के द्वारा परोसा गया गर्मा गर्म खाना उसके प्यार व स्नेह को दर्शाता है। माँ का, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे बच्चे और माँ के बीच भावात्मक संबंध भी बनते हैं। गुस्से में, जैसे कई बच्चे या हम कोई भी ना गुस्से में खाना नहीं खाते। कभी ऐसे रहता है, कोई खुशी होती है तो हम आज तो फेवरेट डिश बनाएंगे। ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक कार्य हैं भोजन के। तो ये हो गया। अभी दूसरा है, हमें भोजन के जो पोषण है ना, पोषण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, पहलू होते हैं, वो बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोषण क्या है। तो पोषण है, पोषण जो होता है वो हमारे शरीर को पोषित करने वाली विज्ञान की एक शाखा है, जो कि जिसके अंतर्गत हमारे शरीर में भोजन का जो सेवन करते हैं हम, है ना, उस और उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, और उस भोजन का जो उपयोग होता है ना, उसके बारे में हम जो अध्ययन करते हैं, जो अध्ययन हम करेंगे वो होते हैं हमारा पोषण होता है, पोषण के अंतर्गत ही आता है। पोषण है ना, उसके हमें जो ये पहलू बताने हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक, ये 3 पहलू होते हैं। तो पहले हम सामाजिक व सांस्कृतिक पहलू के बारे में देखेंगे। ये क्या होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक पहलू का मतलब हो गया कि जब हम जिस समाज में रहते हैं ना, तो उसमें हम कैसा खाना खाते हैं, कैसे, कितना खाना, क्या खाना हमारे जिंदा रहने के लिए ना मतलब आवश्यक है, हम क्या खाते हैं, कैसे उसे पकाते हैं, ये सारी की सारी चीजें सामाजिक व सांस्कृतिक धारणाओं पर निर्भर करती हैं। हमारी जैसे कि प्राचीन वैदिक परंपरा है, उसमें माना गया है कि जो भोजन है ना वो जीवन देने वाला होता है। और जो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं ना, उनमें अलग अलग गुण होते हैं। जैसे कि सात्विक भोजन हो गया, उससे मानसिक क्षमता बढ़ती है, सृजनात्मकता बढ़ती है, ऊर्जा प्रदान करता है और प्रसन्नता वर्धक माना जाता है। दूध व दूध से बने पदार्थ सात्विक भोजन के उदाहरण है। कुछ राजसिक भोजन भी माना जाता है जो आवेश व कामुकता को बढ़ाता है, जैसे कि अंडा, मछली, मांस। कुछ भोजन तामसिक माने जाते हैं जो तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, जैसे कि बासी खाना, या दोबारा गर्म कर करके बार बार खाया जाने वाला खाना, स्वादहीन खाना, अशुद्ध खाना, जैसे कि सुअर, गाय का मांस। ये सारे के सारे क्या है, तामसिक भोजन होते हैं। लेकिन क्या आजकल थोड़ा सा बदल गया है ये सब। पहले माना जाता था ये ज्यादा, लेकिन आजकल इतना स्ट्रिक्टली नहीं मानते लोग, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे कि हम होटलों में खाना खाने जाते हैं तो हम तो सोचेंगे हम गरम गरम खाना खा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बार बार गरम किया होगा खाना वही दे दिया जाता है। तो हमारा खाना, हमने सोचा कि हम तो सोच रहे हैं कि हम सात्विक खाना खा रहे हैं, लेकिन वो बार बार वही गरम गरम खाना हो गया तो तामसिक भोजन हो जाएगा। जैसे कि वहां पे एक होटल है, वेज है, नॉन वेज है, सारे के सारे दोस्त साथ में बैठे हैं, वहीं सामने नॉन वेज वाला खा रहा है दोस्त, वहीं बगल में वेज वाला खा रहा है। तो ये सारी की सारी प्रवृत्तियों से क्या पता चलता है कि ये थोड़ा बहुत चेंज आ गया है। पहले इतना माना जाता था, आजकल इतना नहीं माना जाता है। परंतु फिर भी कई लोग क्या है, इस बात का ना ध्यान रखते हैं। और पोषण विज्ञान है, उसके जो होता है ना, शरीर शरीर को जितनी जरूरत होती है उतना भोजन लिया जाता है समाज के अंतर्गत। जिस जिस तरह से हम देखते हैं ना, धीरे धीरे उसके अनुसार ढलने लग जाता है भोजन में। तो पहले जो माना जाता था उसके अतिरिक्त क्या अभी कई लोग मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे समाज में रहते हैं, जैसे अगर 4 दोस्तों के साथ रहने लगे तो हम उन्हीं की तरह रहने लग जाते हैं। कई कई लोग तो ऐसे रहते हैं ना कि वेज को देख के वेज खाना ही सीख जाते हैं। और कई लोग ऐसे नॉन वेज खाना नहीं चाहते, लेकिन क्या दोस्तों के साथ रहते हैं, थोड़ा बहुत कभी खाए, कभी अंडा खाए, कुछ भी खा के, और वो लोग सीख जाते हैं। तो ये समाज में जो सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू है ना, ये इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं पोषण के ऊपर। अगला बताना है हमें, जो वित्तीय आर्थिक पहलू है, कारण है वो, कारक है, वो बताना है। जो भोजन ऐसा होना चाहिए, जो पोषण होता है ना, पोषण देने वाला भोजन ऐसा होना चाहिए कि जो आराम से खरीद सके, लोगों को ऐसे एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े। जैसे कि क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो घर में जैसे खेती वगैरह होती है, जो अनाज होता है वो खा सकते हैं। उससे क्या है, जो कृषि उत्पादन है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है ना। तो उसमें क्या है, हमारे आसपास के लोगों को क्या ऐसा नहीं देखेंगे कि हमारे खेत में समझो कि गेहूं उगा है तो गेहूं खाएं, तो वो भी खाएंगे तो क्या उनके पैसे भी बचेंगे और एक्स्ट्रा धन व्यय करना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता, पोषण के चक्कर में वो लोग सोचते अच्छा वो लेंगे वो लेंगे वो लेंगे, और उनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो इस चक्कर में वो लेते नहीं, और ये नहीं सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आर्थिक पहलू भी पोषण के लिए एक पोषण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है। तो इसमें क्या है,
कई बार एक्चुअली माना गया ना कि हमारे इंडिया में इतना अनाज है, इतना अनाज है कि वो कई कंट्रियों का पेट भर सकता है, लेकिन सबको पोषण जो वितरित नहीं हो पाता, जो गरीब लोग हैं उनको नहीं मिल पाता है। तो इस कारण के बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं है। तो आर्थिक समस्याओं की वजह से जो पोषण है ना, ये एक समस्या बना हुआ है कि इस वजह से बच्चों को, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं, या फिर जिनके पास पैसे वगैरह नहीं है भोजन के लिए, पोषण के अच्छे पोषित खाने के लिए, तो उनको ये मिल नहीं पा रहा है। तो ये भी एक पोषण को प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट, पोषण को प्रभावित करने वाला कारक है मनोवैज्ञानिक पहलू। इसमें आता है कि जैसे कि हम विज्ञापन देखते हैं, अब कोई चीज़ हेल्दी हो या ना हो, विज्ञापन देख लिया तो मतलब हमें लेना है लेना है। जैसे बच्चे जिद नहीं करते हैं, वाह कितनी अच्छी टॉफी दिखा रहे हैं इसमें, हमें भी यही वाली चॉकलेट लेनी है। इस तरह से आसपास के लोगों का रवैया कि वो किस बारे में, कैसे खान पान के बारे में खाया जाता है, कैसे बात करते हैं, हमारे द्वारा जो भोजन का चुनाव, ये सारे के सारे क्या मनोवैज्ञानिक पहलू हैं। जैसे कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रकार व उसकी मात्रा जो होती है ना, वो मनोवैज्ञानिक कारक से ही प्रभावित होती है। जैसे कि एक बच्ची होती है, उसे किसी बात का मतलब ऐसे रहता है, टेंशन वगैरह रहे तो बहुत ज़्यादा खाने लग जाती है, कि मतलब उसे समझ में नहीं आता क्या करना है, तो खाना खाने बैठे तो उसे पता नहीं कि कितना खाना है, वो खाई जाएगी खाई जाएगी। या हो सकता है किसी बात का गुस्सा है किसी पे, तो क्या, डर के मारे या कोई भी चीज़ हो, गुस्सा हो तो खाना ही नहीं खाएगी, मुझे खाना नहीं है, बहुत कम कर देगी। तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक पहलू ही होते हैं। जैसे अगर बच्चे क्या कहें, कोई चीज़ देखे, अच्छा उसने ये वाली चॉकलेट ली है तो मुझे भी वैसी ही चॉकलेट दिलाओ ना। तो ये जो व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं आपस में एक दूसरे को देख के, ये मनोवैज्ञानिक पहलू है। तो इस चीज़ों से क्या पोषण पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम देख के एक दूसरे से चीज़ लेंगे और ये नहीं देखेंगे कि कौन सी चीज़ पोषण देने वाली है कौन सी नहीं। तो ये भी पोषण को प्रभावित करता है, जो मनोवैज्ञानिक कारक है ना वो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है खाद्य वर्ग और उनके प्रयोग। खाद्य वर्ग क्या है और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है संतुलित आहार में, ये बताना है। खाद्य पदार्थ वो होते हैं जो एक जैसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं, और उनका कार्य भी लगभग एक जैसा होता है बहुत सारे खाद्य पदार्थों का। तो उनमें क्या रहता है कि हमें ऐसे डिवाइड करना होगा कि जो सभी पोषक तत्व मिले। तो इन पोषक तत्वों का काम ना एक जैसा होगा। जैसे कि कई चीज ऐसे, जैसे अंडा है, दूध है, मांस है, ये प्रोटीन ही प्रदान करते हैं। अब हमने अंडा ले लिया, दूध ले लिया, मांस क्या कुछ बना लिया, और सोचेंगे हमने तो हेल्दी फूड खा लिया। अब एक ही तो चीज मिली हमें प्रोटीन, बाकी चीज भी तो चाहिए। इसलिए इनके साथ ना, इनको ज्यादा मात्रा में ग्रहण करने पे एक पोषक तो ज्यादा, एक जो पोषक तत्व ज्यादा हो जाएगा, दूसरे की कमी हो जाएगी। तो अल्प पोषण या अति पोषण, इस तरह से कुछ बीमारी हो जाएगी शरीर में। तो इस सब से बचने के लिए खाद्य वर्ग जो होता है ना, वो बनाए जाते हैं। भोजन के 3 प्रमुख शरीर निर्माण के कार्य होते हैं, जैसे ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि में सहायक, व रोगों से बचाव व शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले खाद्य पदार्थ। और इसी के आधार पर 3 खाद्य वर्ग बनाए गए हैं। पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। तो ऊर्जा प्रदान, पहले मतलब ऐसे वर्ग, इनके नाम, ये 3 वर्ग है, ठीक है, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। तो पहले वर्ग को नाम दिया गया ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ आते हैं इसमें। इस वर्ग में ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो खाद्य पदार्थ है वो निम्नलिखित है। पहला है कार्बोज की प्रचुरता वाले पदार्थ होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अनाज, जड़ व कंदमूल, ये कार्बोज देते हैं, ठीक है। अभी कार्बोज देने वाले ही दूसरे खाद्य पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि चीनी और गुड़, ये भी कार्बोज देते हैं। वसा की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ भी होते हैं, जैसे वसा व तेल। तो ये वर्ग 1 होता है ना, जो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, क्या करते हैं शरीर में, इनसे हमें ना कार्बोज व वसा प्राप्त होती है। अनाज में जैसे कुछ मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण भी मिलते हैं। घी तेल में भी वसा, विटामिन होते हैं। तो इनसे कार्बोज मिलता है शरीर को, और उस कार्बोज से ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को। तो ये पहला वर्ग हो गया। दूसरा खाद्य वर्ग है शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ। तो इसमें शरीर को क्या प्रोटीन मिलता है ज्यादा। इनमें प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ आते हैं, जैसे कि दूध, दूध से बने पदार्थ, मांस व मांस से बने खाद्य पदार्थ, मांस जो अंडा होता है, दाल, मछली, गिरीदार फल, तिलहन, दलहन, ये सारी की सारी चीजें वो होती है, उनमें प्रोटीन वाली चीजें होती हैं। इस जो खाद्य वर्ग का प्रयोग है शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ये दूसरा वर्ग हो गया। तीसरा वर्ग में आता है रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य पदार्थ। इसमें क्या है, जो पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ होते हैं वे खनिज लवण व विटामिन से परिपूर्ण होते हैं, और ये क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तो इसमें आने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ पीले व नारंगी फल, सिट्रिस फल यानी कि जो खट्टे फल होते हैं ना, नींबू, संतरा, मौसमी, या एक्स्ट्रा जो भी अन्य फल होते हैं, जैसे केला, आलू बुखारा, ये सारे के सारे। नेक्स्ट इसमें सब्जियां होती हैं। सब्जियां क्या क्या कौन कौन सी होती है, हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, मेथी, सरसों, और पीले नारंगी रंग की जो सब्जियां होती है, गाजर, सीताफल, जिनमें जैसे कि विटामिन ए होता है। अन्य कुछ सब्जियां होती है जैसे भिंडी, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी। ये सारे के सारे खाद्य पदार्थ जो होते हैं ना, वो बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और खनिज लवण के स्रोत होते हैं। तो ये तीसरा खाद्य पदार्थ हो गया। तो ये जो खाद्य वर्ग है ना, उसके 3 खाद्य वर्ग हो गए, 1 2 3।
नेक्स्ट हमें बताना स्तनपान कराने के 5 लाभ बताने हैं। तो यहाँ पे कुछ लाभ बताए गए हैं। जो बच्चा होता है ना, उसके लिए जो माँ का दूध होता है वो सर्वोत्तम आहार होता है। तो इसके कई लाभ होते हैं। पहला है, माँ को जैसे जन्म के 3-4 दिन तक जो पीला जो दूध आता है ना माँ को, वो बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। जो पहला दूध जो कोलेस्ट्रॉम होता है ना, उससे बच्चे को कई पोषक तत्व मिलते हैं। इसमें जीवन रक्षण गुण भी होता है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है और वृद्धिकारक पदार्थ होते हैं। तो ये तो एक सबसे इम्पोर्टेंट समझो पार्ट लाभ हो गया दूध पिलाने का। जो पहला दूध होता है माँ का, कितना हेल्पफुल होता है ना बच्चों के लिए, कितना हेल्दी होता है। नेक्स्ट इसका लाभ है कि माँ का दूध जो होता है संपूर्ण व संतुलित आहार है। इससे शिशु को सारे पोषक तत्व तो उचित मात्रा में मिल जाते हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए जो कोमल पाचन तंत्र होता है ना, उसके लिए उसके ना लायक होता है। उससे क्या है, बच्चे को आराम से पच जाता है। माँ के दूध में लैक्टाब्यूमिन जो प्रोटीन होता है, बच्चे को आराम से जो बच्चे के शरीर में पच जाता है, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती। और बच्चे का दूध माँ के जो अंग होते हैं ना, उनकी जो परिपक्वता के लिए जो भी चीज चाहिए बच्चे को, उसमें ये लाभदायक होता है। इस माँ के दूध में क्या मिलावट नहीं होती, शुद्ध होता है, आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। अब ये माँ का दूध प्योर है, तो संक्रमण व भोजन से होने वाले संक्रमण से भी रक्षा होती है बच्चे की। स्तनपान से माँ व शिशु दोनों के बीच भावात्मक संबंध बनते हैं। इस प्रकार माँ के दूध अर्थात स्तनपान के अनेक लाभ हैं। अगला हमें बहुमिश्रण का एक उदाहरण बताना है, और इससे क्या क्या चीजें बच्चे को मतलब वो मिलता है ना पोषक तत्व, तो वो बतानी है। इसके लिए हम बनाएंगे बच्चे के लिए वेज सैंडविच बना सकते हैं। इसमें बच्चे को प्रोटीन विटामिन ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि हम इसमें क्या डालेंगे, गाजर खीरा टमाटर, ब्रेड के अंदर ना पत्ता गोभी रहेगी और ब्रेड तो रहेगी रहेगी, और बच्चे फिर उसके ऊपर बटर लगाएंगे। बच्चे को पोषक तत्व सारे के सारे उससे मिलेंगे। सैंडविच को सेकने के लिए हम घी लेंगे, तो उससे बच्चे को वसा भी मिलेगी, उससे बच्चे को कैलोरी ऊर्जा भी प्राप्त होगी। तो ये हम बहुमिश्रण के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गर्भावस्था में आहार की जो योजना बनाएंगे ना, तो करने योग्य में ना करने योग्य 5-5 बातें बतानी है। तो इसमें मैंने कुछ ज्यादा ही लिख रखे, कोई नहीं, आप इनमें से 5-5 भी याद करोगे तो वही पूछा गया है। पहले क्या करने योग्य बातें और ना करने योग्य बातें दोनों है। पहले हम देखेंगे क्या करें। पहला है, यह सुनिश्चित करें कि गर्भावस्था में स्त्री के वजन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो। उसके आहार में दूध, दूध से बने पदार्थ, दालें, गिरीदार फल, हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक से अधिक मात्रा में शामिल की जाएं। नेक्स्ट क्या देखना है कि दूसरे त्रिमास से गर्भवती स्त्री को जो आयरन होता है ना, लोह तत्व, फोलिक एसिड की गोलियां दें। खाने में आयोडीन नमक का प्रयोग करना चाहिए। दिन में जो आहार दिए जाएं गर्भवती को, वो उनकी संख्या बढ़ा दे। जैसे अगर 2 आहार है तो 3 ले, 3 है तो 4 है। मुख्य आहारों के बीच पौष्टिक आहार जरूर देने चाहिए। सुबह के टाइम जो प्रॉब्लम होती है स्त्री को, तो उसमें क्या उसको कार्बोज से युक्त पदार्थ देने चाहिए। जैसे कि चाय देना तो उसके साथ छोटा सा बिस्किट ले ले या रस्क ले ले। गर्भवती स्त्री को आहारों के बीच में जो लिक्विड पदार्थ होते हैं ना, वो भी लेने चाहिए। आहार के साथ नहीं लेने चाहिए, साथ ना दें। कब्ज से बचने के लिए अंतिम त्रिमास में आहार में रेशेदार खाद्य पदार्थ शामिल करें। यह सुनिश्चित करें कि हर आहार के बाद गर्भवती स्त्री को पर्याप्त विश्राम मिले। तो ये चीज कुछ चीजें जो करने योग्य बात है। अब ना करने योग्य बातें क्या है, एक बार में बहुत सारा जो भोजन ना करें आहार में, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी क्या रखनी है, गर्भवती स्त्री को अधिक जो सुवास या गंध वाले भोजन होते हैं ना, वो ना दे। उससे क्या उसको उल्टियाँ जो मतली से आते हैं ना, वो आने लग जाएगी। तीखे मसालेदार तले हुए अधिक वसा वाले पदार्थों का सेवन कम करे गर्भवती स्त्री। गर्भवती महिलाओं को शराब व सिगरेट के लिए मना करें। उनको अधिक चाय कॉफी ना दें। उनको भारी श्रम करने से रोकें, इससे उन्हें परेशानी हो सकती है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा ना दी जाए। अगर गर्भवती स्त्री का वजन अधिक ज्यादा है ना, तो उसको खाने में कटौती ना करें कि इसका तो वजन काफी है तो खाना कम ही लेगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। शरीर को तो जो बच्चा है शरीर में, उसको तो बराबर चाहिए ना, तो इसलिए उसके आहार में कटौती ना करें। अभी गर्भावस्था में होने वाली कुछ विसंगतियां बतानी है और उनसे कैसे निपटेगी माँ, उसके बारे में भी बताना है। तो पहली है एनीमिया। एनीमिया की एक दिक्कत हो सकती है गर्भवती स्त्री को, तो उससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। यदि लगे कि स्त्री को ना एनीमिया है, तो उसमें उसके रक्त की नियमित जांच करवाई जाए। हीमोग्लोबिन का जो होता है ना, वो विवरण रखा जाए कितना है। जैसे कि हीमोग्लोबिन है ना, जैसे पर 100 ग्राम जो ब्लड होता है उसमें 12 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, तो उसकी जांच लगातार करवाते रहें। तो इसके लिए महिला को जो ज्यादा से ज्यादा लौह तत्व की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ है ना, उन्हें बताया जाए कि वो ले। आयरन वाले हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, आयरन की जो फोलिक एसिड की गोलियां होती है वो दी जाए। इस तरह क्या उसके जो शरीर में जो आयरन होता है ना, लोह तत्व, उनके अंतर्ग्रहण को बढ़ा सकते हैं। उनको ये कह सकते हैं कि ये चीजें करो आप। तो ये एक उसका उसके लिए नीचे ना वो अपनी कर सकती हैं विसंगति, ये जो एनीमिया की विसंगति है ना, उसे दूर कर सकती हैं। दूसरी क्या है, वजनिकल ब्लडिंग, यानी कि योनि से रक्तस्राव। ये भी एक ना गंभीर जो विसंगति है गर्भावस्था में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हल्का हल्का ब्लड रिलीज होता रहता है। तो इसमें क्या, इसे
सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि क्या है, इससे बच्चे जो गर्भ में बच्चा पल रहा है ना, उसे नुकसान हो रहा हो सकता है ना। तो उसमें अगर जैसे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़ गई, तो माँ और बच्चा है ना, दोनों की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए जो महिला होती है ना, उससे सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इससे बचने के लिए कि ज़्यादा बाहर वाले काम है ना वो ना करे, और नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाती रहे। और उसके बाद क्या करना है, जैसे कि तुरंत जैसे ये प्रॉब्लम दिखाई दे ना, डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। और उसके पैर को जैसे डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसको जब लेटाएं तो उसके पैरों को थोड़ा ऊपर की तरफ कर दें और सीधा लेटने दें, और पैरों को थोड़ा ऊंचे, जैसे पैरों के नीचे तकिया लगा दें या फिर पैर ऊपर कर दें। शरीर को गर्म रखें, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को तुरंत सूचित कर दें, और तुरंत डॉक्टर के पास लेके जरूर जाना चाहिए। ऐसे वेट नहीं करना है कि घर पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था में अविषरक्तता। अब इसमें क्या है, जो महिलाएं होती है ना, ये उनमें ये दिक्कत क्या है, गर्भावस्था के 7वें या लास्ट वाले 8वें महीने में दिखाई देती हैं। उसमें क्या रहता है कि जैसे उसके टखने होते हैं, पैर होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, और जो जब वो मूत्र विसर्जन होता है ना, उसमें प्रोटीन निकलता रहता है। तो ये भी एक क्या है, खतरे का सूचक होता है, क्योंकि इसमें क्या, उसका रक्तचाप भी बढ़ने लग जाता है, तो इससे कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें क्या करें कि तुरंत डॉक्टर को इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या, मूर्छा भी आ सकती है, और मूर्छा समझो कि चक्कर आके कहीं पे गिर गई तो बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। और शरीर से समझो इतनी चीजें कमजोरी आ रही है, तो बच्चे को, शरीर में महिला को तो नुकसान होगा ही होगा, कमजोरी आएगी, बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए महिला सबसे पहले डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाए, यही इसका एक इलाज है। तो ये कुछ विसंगतियां हो गई। अभी हमें ये बताना है कि कुछ रोग दिए गए हैं, पहले हमें बताना है कि कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, फिर उनके लक्षण बताने हैं। तो पहला है मरासमस रोग। ये मरासमस क्या, प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होता है, ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहलाता है, तो ये प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग, थाइमीन जो कि विटामिन बी समूह का ना एक विटामिन है, उसकी कमी से होता है। जीरोपैथेलमिया विटामिन ए की कमी से होता है। एनीमिया शरीर में जो आयरन होता है ना, लोह तत्व, उसकी कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब हमें बताने हैं इनके लक्षण। तो मरासमस का लक्षण है, मरासमस को क्या, सूखा रोग भी कहा गया है। इसमें मांसपेशियां क्रश हो जाते हैं, टूटी फूटी सी है ना, टेढ़ी मेढ़ी। बच्चा पनप नहीं पाता ढंग से, वृद्धि में अवरोधन होता है, यानी कि वृद्धि ढंग से नहीं होती, बहुत कम होती है। बच्चे के शरीर में पानी की कमी आ जाती है मरासमस में। अभी हमें बेरी बेरी जो रोग है उसके बारे में, उसके लक्षण बताने हैं। बेरी बेरी रोग में क्या, बच्चे को जैसे बेरी बे बच्चा या किसी बड़े को भी हो जाता है तो भूख नहीं लगती या भूख कम हो जाती है, पैरों में ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुइयां चुभा रहा हो, शरीर में एकदम से ऐसे थकावट आ जाती है, कमजोरी महसूस होती है, पैर एकदम ऐसे सुन्न से फील होते हैं, और जब जैसे कोई टच करे ना तो भी ऐसा फील नहीं होता कि स्पर्श कोई कर रहा है। अगर जैसे बेरी बेरी गीली बेरी बेरी है, तो उसमें जो हार्ट बीट है ना, बहुत तेज तेज चलने लगती है, धड़कन भी एकदम से रुक जाती है, रुक सकती है इसमें। तो ये थोड़ा सा डेंजर भी हो सकता है गीली बेरी बेरी। जब रोगी होता है, उसको बेरी बेरी का रोग हो, तो उनको ना, कई रोगियों को छाती में दर्द सा भी महसूस हुआ है, उन्होंने ऐसी भी शिकायत की है, कई जगह पे आया है। ये इसके मुख्य लक्षण नहीं है, लेकिन बहुत से रोगियों में देखा गया है छाती में दर्द। टांगों की जो मांसपेशियां होते हैं उन पर जरा सा दबाव डालेंगे ना तो उनमें दर्द फील होता है। और अगर बेरी बेरी सूखी हुई तो उसमें जो पैर होते हैं ना रोगी के, उनमें बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, और उससे सैयाग्रस्त हो जाता है, यानी कि उसे चला फिरा भी नहीं जाता। नेक्स्ट हमें जीरोपैथेलमिया के लक्षण बताने हैं। इसमें पहले रतौंधी, इसमें रात को दिखाई नहीं देता। फिर नेक्स्ट आता है जीरोसिस, जो कंजेक्टिवा का सूखना, जीरोसिस होता है ना, कंजेक्टिवा जीरोसिस। इसमें जो कंजेक्टिवा होता है ना वो सूख जाता है। एक कॉर्निया भी सूख जाता है, ये भी जीरोपैथेलमिया के लक्षण है। बिटोट बिंदु, यानी कि आंखों में त्रिभुज के आकार के जो कुछ आकार दिखाई देते हैं काले कलर के, वो भी इसके जीरोपैथेलमिया के लक्षण है। एनीमिया के लक्षण होते हैं कि शारीरिक कार्य करने की क्षमता रोगी की कम हो जाती है, उसे अतिसार हो जाते हैं, थकावट आते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, सांस फूलती है, नींद बहुत कम आती है, आती नहीं है, भूख नहीं लगती, हार्ट बीट तेज होने लग जाती है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। ये एनीमिया के लक्षण हो गए। अभी हमें स्कर्वी के लक्षण बताने हैं। स्कर्वी में क्या होता है, रोगी के मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें खून निकलने लग जाता है, संक्रमण हो जाता है, टच करते ही खून निकलता है। जो रोगी के घुटने में, जांग के निचले हिस्से होते हैं ना, उनमें छोटे छोटे दाग धब्बे से दिखाई देने लगते हैं, नीले नीले या लाल लाल। ब्लड के अंदर जो लोह तत्व होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, इसलिए एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। और जो फोलिक एसिड और लोह तत्व की कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट हमें बताना वृद्धि चार्ट क्या है, बच्चे की वृद्धि की निगरानी में यह कैसे प्रयोग किया जाता है, बताना वृद्धि चार्ट क्या है।
वृद्धि चार्ट होता है बच्चे के विकास के मानदंड के अनुसार वृद्धि मापने यानी कि बच्चे का वजन या लंबाई मापने में उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि समय समय के साथ साथ भार में, बच्चे के भार में हुए परिवर्तनों को अंकित करना, उनको व्याख्यायित करने के लिए जो साधन के रूप में तैयार किया गया जो चार्ट होता है वही वृद्धि चार्ट कहलाता है। तो इसमें वृद्धि चार्ट बताया गया है कि किसे कहते हैं। वृद्धि पर निगरानी कैसे रखी जाती है वृद्धि चार्ट द्वारा। अभी वृद्धि चार्ट द्वारा हम बच्चे की निगरानी इस तरह से रख सकते हैं कि बच्चों की वृद्धि पर निगरानी रखने का पहला मुख्य तरीका होता है भार लेते हैं, है ना। इसके अलावा रोग जांच के तरीके, मानोमित या माप द्वारा भी वृद्धि की निगरानी की जा सकती है। लेकिन जो वृद्धि चार्ट है ना वो सबसे एक आसान तरीका और अच्छा तरीका है। वृद्धि चार्ट की प्रमुख विशेषता है कि उसका ग्राफ, जिसमें कि भार की आयु के जो भार होता है ना वजन, आयु के अनुसार अंकित किया जाता है और उस ग्राफ पर वृद्धि की तुलना मानक भार से की जा सके। वृद्धि चार्ट द्वारा बच्चे की वृद्धि पर निगरानी रखने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले चार्ट के ऊपर बाई तरफ बॉक्स होता है जिसमें बच्चे का नाम, लिंग, माता पिता का नाम ये सब लिखा जाता है। इसे सूचना संबंधी बॉक्स कहते हैं। इसमें कुछ रेखाएं होती हैं जो बच्चे की आयु को दर्शाती हैं, क्षैतिज रेखाएं भार को दर्शाती हैं। चार्ट के नीचे की ओर 5 सोपान बच्चे की आयु को दर्शाते हैं। एक जो लाइन होती है ना वो 1 सोपान बॉक्स के अंदर 12 लाइनें होती है जो 12 महीने को दर्शाती हैं। चार्ट पे 4 तिरछी वक्राकार रेखाएं होती हैं जो कि पोषण के स्तर को दर्शाती हैं। स्वस्थ बच्चों का मानक वजन ना 80% माना गया है। अभी निगरानी कैसे रखते हैं ये बताना है हमें। बच्चे का भार ऊपर की तरफ जो पहली रेखा है दूसरी रेखा के बीच हम नोट करेंगे, वो जब पहली दूसरी रेखा के बीच आया तो हम देखेंगे कि मानक स्तर के 80 से कम, 70 से अधिक है तो नॉर्मल माना जाएगा और प्रथम श्रेणी से कुपोषित माना जा सकता है, मंद कुपोषित माना जा सकता है। जैसे कि 4 वर्ष के बच्चे का वजन 15 से 16 केजी होना चाहिए पर 13 केजी है ना, 13 या 11 केजी है तो बच्चे को हम मंद कुपोषित कह सकते हैं। दूसरा, जब भार दूसरी व तीसरी रेखा के बीच में आता है तो बच्चे का मानक वजन का 70 से 60% वजन होता है तो बच्चा द्वितीय श्रेणी यानी कि मध्यम कुपोषण से ग्रसित होगा। मध्यम जो बच्चे का फिर वजन देखेंगे और थोड़ा कम, जैसे तीसरी चौथी रेखा के बीच माना जाएगा तो ये मानक 80 का 60 से 50% ही माना जाएगा जो कि तीसरी श्रेणी का कुपोषण माना जाएगा। इसे कम गंभीर कुपोषण कहते हैं। और लास्ट में जब तीसरी चौथी लाइन के भी नीचे आ जाता है ना वजन, तो ये 80 की जगह 50% ही रह जाता है। तो स्वस्थ तो कहाँ 80 और कहाँ 50, तो ये गंभीर खतरे का सूचक माना जाता है। चतुर्थ श्रेणी का कुपोषण यानी कि अति गंभीर कुपोषण माना जाएगा और पोषण की जरूरतें बच्चे की तुरंत पूरी करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, तो ऐसे बच्चे की वृद्धि पर निगरानी रखी जाएगी। नेक्स्ट हमें बताना है आईसीडीएस कार्यक्रम के पोषण से संबंधित क्या प्रावधान है। आईसीडीएस जो कार्यक्रम है ना जो आंगनबाड़ी चलाता है, उनके अंतर्गत पूरक पोषण, पूरक आहार के रूप में पोषण प्रदान करना महत्वपूर्ण घटक व कारक है। इनमें समुदाय के जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे रहते हैं उनको, वे गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं तो उनका पता लगाने के लिए सर्वे किया जाता है। फिर पूरे साल केंद्र में पूरक आहार उनको दिया जाता है। भिन्न भिन्न राज्यों के यहाँ पे क्या अलग अलग भोजन पदार्थ होते हैं, क्योंकि जहाँ पे जैसे कहीं पे मक्का उगता है तो उस टाइप से खाना बनाया जाएगा, कहीं पे गेहूं रहता है, कहीं पे ज्वार रहता है, उस हिसाब से अलग अलग भोजन दिया जाता है। साथ ही वहाँ के पूरक आहार के साथ साथ और भी पोषण के लिए कि फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक अम्ल, विटामिन ए होता तो आदि के लिए भी पोषण कार्यक्रम किए जाते हैं। बच्चे का वृद्धि अन्वेषण किया जाता है। गंभीर रूप से कुपोषित जो बच्चे फिर मिलते हैं ना उनको पूरक आहार की मात्रा दोगुनी कर दी जाती है। इस प्रकार बच्चे व माता के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखा जाता है आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बच्चे में गंभीर बीमारी के लक्षण बताने हैं। गंभीर बीमारी के लक्षण कैसे पता चलेंगे, कि जब बच्चा चिड़चिड़ा बेजान लगे, बच्चा रोता रहे, चिचियाता रहे ना, तो हमें समझ सकते हैं कि बच्चे को कोई तो प्रॉब्लम है, बीमारी है। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो, बुखार के साथ सांस की जो गति होती है ना तेज हो, तो भी उसे बीमारी हो सकती है। बच्चे में तंद्रा यानी कि जो बेहोशी की सी अवस्था हो, बुखार के साथ साथ, बिना बुखार के साथ भी आए या फिर बिना बुखार के बच्चे को दौरे पड़े तो भी दिक्कत हो सकती है। बच्चे क्या होठ सूजे रहें, आंखें धस जाएं, झुर्रीदार स्किन हो जाए, ये भी एक गंभीर बीमारी के लक्षण है। किसी भी उद्दीपन पर प्रतिक्रिया व्यक्त ना करना, जैसे कि हम कुछ बोले ना, कोई भी कुछ भी उसे बात करें, कुछ भी करें तो उस पर प्रतिक्रिया, मतलब उसके शरीर में जान ही ना रहे, तो ये भी एक लक्षण है। शरीर का नीला पड़ना, सफेद पड़ना या पीला पड़ जाना, ये भी गंभीर बीमारी के लक्षण है। अभी हमें निम्नलिखित के ऊपर टिप्पणी लिखनी है, निम्नलिखित के बारे में बताना है, कारण व इसके उपचार बताने। पहला है हैजा। हैजा क्या है, यह एक तेज गति से फैलने वाला संक्रमण है। यह संक्रमण अधिकतर गर्मी व पतझड़ के मौसम में फैलता है। इससे सबसे ज्यादा आहार तंत्र प्रभावित होता है और इसका सही समय पर अगर इलाज ना हो ना तो इसमें जो रोगियों की मृत्यु दर 70% तक मानी जाती है। यह रोग लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों में पाया जाता है और सबसे अधिक उनमें पाया जाता है जो कि स्वच्छता, मतलब क्या, अस्वच्छ रहते हैं, स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करते। अभी हैजा का कारण है प्रमुख रूप से, यह एक प्रमुख रूप से एक जीवाणु से फैलता है जिसको कॉलरा वाइब्रियो कहा जाता है। यह गर्मियों की शुरुआत यानी कि मार्च अप्रैल में ज्यादा फैलता है
और जो गंदा पानी है ना, गंदा भोजन, इनमें ज़्यादा फैलता है दूषित भोजन पानी से। रोगी के अगर जैसे उल्टी, थूक, मल, इनसे भी मक्खियाँ इनके ऊपर अगर बैठी और वो भी जाके इधर उधर फैला देती तो बहुत तेज गति से फैलता है, और उसे ग्रहण, चीज़ों को भी ग्रहण करने वाला व्यक्ति बीमार हो जाता है। रोगी का थूक अंधेरे और जैसे थूक के ऊपर सूख गया और अंधेरा है, अंधेरे में भी ये जीवाणु लगभग 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं, तो ये क्या बहुत तेज गति से फैलता है। तो इसके लिए कुछ ध्यान रखने होते हैं जिससे कि कम फैले। अब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? रोगी को अन्य जो लोग होते हैं ना घर में या बच्चों से अलग थलग दूर रखें। अन्य सभी बच्चों को इस चीज़ का क्या टीका लगवाएं, इसके हैजे का। रोगी के कपड़े, बिस्तर, रुमाल व जूठा भोजन अन्य लोगों के द्वारा ग्रहण ना किया जाए, ये चीज़ की ध्यान रखें। अब इसका उपचार या व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? हैजे की रोकथाम के लिए TABC का टीका लगवाया जाता है, जिसकी प्रभाविकता जो होती है लगभग 6 महीने तक होती है। परंतु अगर हैजा जैसे अभी 6 महीने तक सेफ रहेंगे, लेकिन अगर मानो कि जैसे महामारी के रूप में हैजा फैल रहा है तो कोई टीका लगवा लो, होना है तो होना ही है, इसका असर टीके का कम होता है। लेकिन अगर नॉर्मल रूप से फैल रहा हो हैजा तो TABC का टीका हैजे के जो उपचार में सहायता करता है। नेक्स्ट हमें बताना है TB यानी कि तपेदिक क्षय रोग। यह TB बीमारी जो होती है दीर्घकालीन बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। यह रोग हवा द्वारा फैलता है। ऐसे स्थान जहाँ खुली हवा में धूप नहीं पहुंचती, यानी भीड़ भाड़ वाली जगह, वहां पे ज़्यादा पाई जाती है TB की बीमारी। TB की बीमारी गाय भैंस का जो कच्चा दूध पीने से भी बढ़ती है। शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकती है, फेफड़े, हड्डी, आंत या मस्तिष्क, कहीं पे भी। फेफड़ों में होने वाला जो तपेदिक होता है ना, उसे फुसफुसिया तपेदिक या क्षय रोग कहते हैं, ठीक है। इसके क्या कौन कौन से प्रकार हैं? इसके 2 प्रकार हैं TB के। पहला है फेफड़ों का तपेदिक, या फेफड़ों में होता है और छाती में दर्द रहता है, इसमें थकावट होती है रोगी को, खांसी, जब रोग को ना खांसी आती है और खांसी के साथ बलगम में खून भी बाहर आता है। नेक्स्ट है फेफड़ों से भिन्न तपेदिक। इसमें रोगी को ज्वर, बुखार रहता है, शरीर की जो हड्डियां होती हैं, उनके जोड़, माथे की हड्डियां, लसिका ग्रंथियां, इनका इनमें भी हो सकता है जो तपेद, ये जो TB है ये। अब इसका प्रचार प्रसार कैसे होता है, फैलता कैसे? यह TB होता है हवा द्वारा फैलता है। रोगी के खांसने से इसके जीवाणु हवा में फैल जाते हैं। रोगी के थूक और मल के विसर्जन से भी ये फैलता है। मक्खियां व रोग से ग्रसित पशु भी इसको बढ़ावा दे देते हैं। दूषित पशु भी इसे बढ़ाता है। अशुद्ध वातावरण, अगर जैसे वातावरण शुद्ध नहीं हुआ, खराब है, कमजोरी किसी को आती है, तो इसकी संभावना रोग की और बढ़ जाती है रोगी को। पीड़ित जो होते हैं, बच्चे होते हैं ना, माता पिता जैसे कोई दिक्कत हो गई इसकी TB की, तो उनसे वो बच्चों को हो सकती है। यानी कि अब क्या साथ ही रहेंगे बच्चे, तो इस संक्रमण से तो फैल ही रहा है, तो जो माता पिता पीड़ित हैं तो उनसे बच्चों को इस संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। ये कैसे कब कब होता है ना, किस तरह से इसका उद्भव होता है, किस तरह इसका विकास होता है TB का। TB जो होता है कुछ सप्ताह से लेकर लंबे समय यानी कि कुछ सालों तक भी रह सकते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं: साधारण अवस्था, साधारण से थोड़ी गंभीर अवस्था और अति गंभीर अवस्था। इसके लक्षण है कमजोरी, थकावट, भार में कमी यानी वजन में, काम करने की इच्छा नहीं होना, भूख ना लगना, हल्का हल्का ज्वर रहना, शरीर में ना रात को पसीना आना बहुत ज़्यादा, खांसी, खांसी के साथ बलगम, खून आना, हार्ट बीट कम होना, सांसें फूलना, गले में, छाती में खारिश या दर्द होना, हड्डियां जो होती है ना चमकने लग जाती हैं, हड्डियां दिखाई देना। इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? रोगी को अलग थलग कमरे में रखा जाए ताकि दूसरे लोगों से संपर्क ना हो सके उसका, यानी कि रोग फैले ना। स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचना दे। कमरे में या घर में उचित हवा व सूर्य के प्रकाश का आवागमन हो, ताकि क्या खुली हवा में, लेकिन ऐसी खुली हवा नहीं चाहिए कि समझो बिल्कुल खुले में, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस रोशनी वाला कमरा और खुला हवादार कमरा हो, ऐसा चाहिए। रोगी की जानकारी को लोगों में प्रसार किया जाए, यानी कि जैसे बीमारी है उसके बारे में और किसी को भी बताएंगे ना तो वो अपने आप को बचाव कर सकते हैं। बच्चे के जन्म के बाद पहले माह में BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। रोगी के विसर्जन को जला देना चाहिए, तो इससे इसकी रोकथाम की जा सकती है। अब इसका उपचार के लिए क्या कर सकते हैं? इसका उपचार समय पे होना जरूरी होता है, नहीं तो क्या है बच्चों को अगर ये बीमारी होगी तो वे अल्पपोषित एनीमिया के रोगी हो सकते हैं, और उपचार में देरी के बाद तो ये जो TB होता है ना बहुत तेज गति से फैल जाता है और एक अंग से दूसरे अंग में शरीर में फैलता ही रहता है। इसका उपचार टाइम से कर लेना चाहिए और पूरा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इलाज या उपचार बीच में छोड़ देना तो संक्रमण ठीक नहीं होगा और TB के जीवाणु दवाइयों के प्रतिरोधी भी बन जाएंगे। दवाई की आदत हो जाएगी, फिर देते रहो कितनी भी दवाइयाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। अभी हमें अतिसार या जो दस्त होते हैं ना उसकी व्यवस्था, किसी बच्चे को जैसे दस्त हो गए तो उसके नियंत्रण, उसके लिए क्या कर सकते हैं?
तो उसके लिए कर सकते हैं, बच्चे को जैसे दस्त हो गए तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं, और उससे पहले घर पे बच्चे के लिए पुनः निर्जलीकरण करना प्रारंभ कर दें अगर संभव हो तो, जैसे कि बच्चे को ओआरएस देना ना, नमक चीनी का घोल देना शुरू कर दें। बच्चे को ड्रिप पे रखा जा सकता है, हो सकता है ना, तो जैसे बच्चा थोड़ा ठीक हो जाए तो बच्चे को हल्का लिक्विड दे, जितना खाना दे जैसे बच्चा खाना चाहे, तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण जारी रखें, ओआरएस देते रहें। इससे क्या है, बच्चे के जो दस्त की समस्या है उससे बच्चे को थोड़ा सा आराम मिलेगा। अभी हमें इन चीज़ों से कैसे प्राथमिक चिकित्सा देनी है कि जलने पे अगर जल जाए तो कैसे प्राथमिक उपचार दें। अगर बच्चे अगर जैसे आग की लौ से जल जाएं, कुछ खेल रहे हो, किसी चीज़ को टच कर दे, गर्म चीज़ को, खुद के ऊपर कुछ गर्म गिरा लें, या बच्चों के पास पटाखे फट जाए, इससे बच्चे की त्वचा जल जाती है। इसमें बहुत तेज़ दर्द होता है, बच्चा सदमे में भी जा सकता है, त्वचा गहराई तक जल जाए तो बच्चे के शरीर में निर्जलीकरण भी हो सकता है, शारीरिक नुकसान जैसे अंधापन, हाथ पैरों को स्थायी रूप से क्षति हो सकती है। इसके प्राथमिक उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जले हुए भाग को ठंडे पानी से तुरंत धो दें। इससे जो बच्चे की त्वचा होता है ना उसे ठंडक मिलेगी और गहराई तक ज़्यादा अंदर तक जलेगा भी नहीं। अगर संभव हो तो बर्फ लगा दें। ये सब जलने के आधा घंटे के अंदर ही करना है, तभी थोड़ा बहुत फायदा करेगा, नहीं उसके बाद तो क्या अंदर तक स्किन झुलस चुकी होगी। नेक्स्ट, झुलसने के बाद ठंडे पानी से आराम हो जाता है। अधिक गहराई तक जलने पर फफोले पड़ते हैं, तो ध्यान रखें कि वो फफोले ना फूटने नीचे दबाए ना। अगर त्वचा फट जाए ऐसे गलती से, तो वैसलीन या बर्नॉल लगा के ढक दें, और उसमें मक्खी जो मच्छर कीड़े मकोड़े होते हैं ना उन्हें ना बैठने दें। अधिक अगर जल जाए त्वचा तो सिकुड़ के घाव हो जाते हैं, और जो त्वचा रोपण होते हैं ना उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो चिकित्सक के पास तुरंत लेके जाएं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो जली हुई। अगर बाह की हड्डी टूट जाए तो क्या करना चाहिए, क्या प्राथमिक चिकित्सा देनी है। अगर बाह की हड्डी टूट जाए तो हाथ को हिलाए नहीं, एक झोली बनाकर बाह को सहारा दे ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। हड्डी को बाहर की, जैसे अगर देखें कि बाहर की तरफ आ रही है, धकेल कर अंदर करने की कोशिश ना करें, मालिश ना करें, टूटी हुई भुजा की मालिश ना करें। बच्चे को अगर ज़्यादा दर्द हो तो क्रॉसिन या पैरासीटामोल की दवाई देनी चाहिए, और उसके बाद बच्चे को तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करके चिकित्सक के पास लेके जाएं ताकि समय से बच्चे का इलाज कर सके डॉक्टर। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है हमारा कि जो 4 वर्ष का बच्चा होता है ना उसके लिए दोपहर के आहार की व्यंजन सूची बनानी है, और फिर उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी और उससे क्या क्या पोषक तत्व मिलेंगे। तो पहली लाइन में मैंने लिख दिया इसमें व्यंजन क्या बनाएंगे हम, दूसरी में उसमें क्या सामग्री लगेगी, और तीसरी में पोषक तत्व से बच्चे को क्या मिलेंगे। तो पहला है दाल चावल। दाल चावल से बच्चे को प्रोटीन, विटामिन, वसा और कार्बोज मिलेगी, और इसमें जैसे दाल चावल बनाए तो दाल, कुछ मसाले लगे, घी लगे, चावल लगा, तो ये इसमें सामग्री लगी। प्रोटीन, विटामिन, वसा और कार्बोज, इससे पोषक तत्व मिलेंगे। फिर एक सब्जी रहेगी बच्चे के लिए, आलू, फली गोभी, ये मटर, जब मटर फली में ही आ गई, ये कुछ इसमें सामग्री लगेगी, और इससे विटामिन, वसा व कार्बोज प्राप्त होगा बच्चे को। फल देंगे बच्चे को हम कुछ, जैसे हमने केला दे दिया फल में, उससे क्या बच्चे को कैलोरी, ऊर्जा मिलेगी। तो ये कुछ व्यंजन हो गए, उसकी सामग्री हो गई, उससे मिलने वाले पोषक तत्व हो गए। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको अपने नेक्स्ट जो 2 एग्ज़ाम बच रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट।